हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बातें करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने केसीएल केवीएल के ऊपर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को लेके प्रैक्टिस कर ली है। बाकी मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी लास्ट लेक्चर में कि आप डीसी पांडे या कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से केसीएल और केवीएल के सर्किट वाले प्रॉब्लम्स को उठाएं और उनको प्रैक्टिस करें। आज के लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बातें करेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है उसको देखेंगे। तो हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस को दो प्रकार से कंबाइन किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। मान लिया हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3, और तीनों रेजिस्टेंस को मैंने एंड टू एंड जोड़ दिया। ठीक है, मतलब R1 को R2 के एक एंड से जोड़ दिया और R2 को R3 के एक एंड से जोड़ दिया, इस तरीके से। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो इफ रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स आर joined end to end, this combination is called as series combination। ठीक है, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। मान लिया यही तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास, R1, R2, R3। यहाँ पे इन तीन रेजिस्टर्स को हमने ऐसे जोड़ा, मतलब डायरेक्टली एंड टू एंड नहीं जोड़ा, दोनों एंड को आपस में कॉमन करते हुए जोड़ दिया। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इफ रेजिस्टर्स आर joined such that both ends are common, then such combination is called as पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है वो वाला पॉइंट तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, जो रेजिस्टेंस होंगे वो सिंपल एंड टू एंड जोड़े हुए होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे उन सभी से इक्वल करंट फ्लो करने वाला है। मतलब यहाँ पे ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो जितना करंट R1 से फ्लो करेगा उतना ही R2 से भी फ्लो करेगा, उतना ही R3 से भी फ्लो करेगा। मतलब R1 के थ्रू अगर I करंट है तो इतना ही करंट R2 के अक्रॉस होगा, इतना ही करंट R3 के अक्रॉस होगा। ठीक है, तो सेम करंट will flow across each resistors in series combination। ठीक है,
तो सेम करंट फ्लो करने वाला है जितने भी रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। थर्ड पॉइंट है, अगर हम बात करें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग यहाँ। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरीके से सीरीज में 3 रजिस्टर्स एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिए। यहाँ पे ये V वोल्ट का बैटरी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये मुझे 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इन 3 रेजिस्टेंस की जगह अगर मैं एक ही रेजिस्टेंस लगाऊं और कोई भी चीज़, कोई भी जो पैरामीटर वो चेंज ना हो, पैरामीटर चेंज ना हो मतलब जितना करंट अभी फ्लो कर रहा है उतना ही तभी भी फ्लो करना चाहिए। तो सर्किट का जो पैरामीटर है, करंट वगैरह है, वो सब चेंज नहीं होना चाहिए। तो सर्किट का कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक रेजिस्टेंस की वो वैल्यू कितनी होगी जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, इफ वी replace combination of resistors by a single resistor, if we replace combination of resistor by a single resistor, then अच्छा एक चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, and circuit parameters should not change सर्किट पैरामीटर का मतलब क्या हो गया कि भाई बेसिकली जो हम करंट की बातें कर रहे हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, करंट चेंज नहीं होना चाहिए। सर्किट पैरामीटर शुड नॉट चेंज, देन the resistance of single resistor is called as equivalent resistance, ठीक है। तो equivalent resistance समझ में आ गया। तो ये बात है कि भाई यहाँ पे हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं और हमने इनको एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब इसी का इक्विवेलेंट एक पिक्चर बना लेते हैं, मतलब एक यहाँ पर रेजिस्टर लगाते हैं और करंट वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। मानिए कि यहाँ से जो आई करंट फ्लो कर रहा है वही करंट यहाँ से भी आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे R1 के अक्रॉस पोटेंशियल मैं लिख लेता हूँ। VR1 का मतलब क्या हो गया, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। सो मैं इसको V1 बोल रहा हूँ और सिमिलरली R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V2 बोल रहा हूँ और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V3 बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। और एक पॉइंट ये समझ लो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 जो होगा ना, ये V के बराबर होगा। ये कैसे होगा वो समझ जाओ। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को A बोलूँ, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D बोलूँ, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं इसको 0 बोलता हूँ तो ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, V हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ VA माइनस VD कितना होगा, तो VA तो VA और VD कितना है, 0 है, ठीक है। बात समझ, क्लियर है। अब देखो VA माइनस VB हमने कितना लिखा हुआ है, VA माइनस VB क्या है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तो V1 लिखा हुआ है मैंने। सिमिलरली इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, द VB माइनस VC, ये V2 है, ठीक है। और ये देखो VC और VD के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको लिख लेते हैं VC माइनस VD इक्वल्स टू V3।
अब मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करूँगा तो ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा, और फाइनली मेरे को मिलेगा वी ए माइनस वी डी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ठीक है, ये मिल गया यहाँ से। एक तो ये रिलेशन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट जो मैंने बनाई है यहाँ पर बोलूँ, तो यहाँ पे V वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ पे इसको अगर मैं ज़ीरो बोलता हूँ तो ये ज़ीरो हो गया, इसको V बोलता हूँ तो ये V हो गया। तो R इक्विवेलेंट रजिस्टर के अंदर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, एक तो ये हो गया V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे V का जो वैल्यू है, V का वैल्यू वी ए माइनस वी डी, तो V इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, एक ये भी चीज़ है मेरे पास। ठीक है, तो मैं V की जगह वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री भी रख सकता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे V1 का वैल्यू हम लिख लेते हैं। V1 का वैल्यू क्या होगा? V1 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू आर वन, V2 हो जाएगा I इंटू आर टू, ओम्स लॉ लगा रहे हैं सिंपल, V3 हो जाएगा I इंटू आर थ्री। ठीक है, ये V1 V2 V3 निकल गया, इतना। ठीक है, अब V1 का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आई कट जाएगा और हमें फाइनली जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मिलेगा दैट इज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इतना। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट बन गया विच इज पॉइंट नंबर, आई थिंक पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है वो देख लो, कि जैसे मान लिया आपके पास कई सारे रजिस्टर हैं, R1, R2, R3, R4, ठीक है, ऐसे कई सारे रजिस्टर हैं, इनको आपने सीरीज में जोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर हम एक इक्विवेलेंट रजिस्टर बनाएं, तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो सारे रजिस्टर का सम करने पर अपने को मिल जाएगी। ये हमको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू सिग्मा R फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला हेडिंग है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि R1, R2, R3 तीन रजिस्टर हमने पैरेलल में जोड़ने हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों एंड को कॉमन रखेंगे, R1, R2 और R3। इस तरीके से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्पेशल बात ये है कि प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, जैसे इसको हम लोग V1 बोल देते हैं, इसको V2 बोल देते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी V1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी V2 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट V1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट V2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम है जो भी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बात क्या हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor is same in parallel combination। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसे यहाँ पे V अक्रॉस R1 बोलूँ तो ये V1 है, सॉरी V1 माइनस V2 है। V अक्रॉस R2 बोलूँ तो ये भी V1 माइनस V2 है, और V अक्रॉस R3 बोलूँ तो ये भी V1 माइनस V2 है। ठीक है, तो स्पेशल बात क्या होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन की, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस वो सेम होने वाला है।
ठीक है, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट, अब मान लो मुझे ये जैसे हमने सीरीज में किया था R1 R2 और ये R3, ठीक है। इसको हम एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, ये V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। तो अब वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस होगा वो V हो जाएगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के अक्रॉस होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल में सेम होने वाला है। अब यहाँ से मान लीजिए I करंट निकला, तो यहाँ पर तीन रास्ते दिखेंगे, तो यहाँ पे वो बट जाएगा, यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा और यहाँ पे I3 जाएगा, राइट। तो अब देखो ध्यान से, करना क्या है, ओम्स लॉ लगाना है प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस, प्रत्येक रजिस्टर। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, V इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1 लिख लूँ, मतलब इस वाले रजिस्टर में ही लगाया है, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो V है। ऐसे ही मैं इसके अक्रॉस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू I2 R2 एंड सिमिलरली V इक्वल्स टू I3 R3, ठीक है। और KCL क्या कहता है, KCL कहता है जितना यहाँ पर करंट रिसीव हो रहा था उतना ही यहाँ से बाहर भी निकलेगा। दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। और यहाँ पे एक हमें और काम करना पड़ेगा अभी, कि इसी सर्किट की जगह एक इक्विवेलेंट सर्किट भी बना लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम तीन रेजिस्टेंस जो हमारे पैरेलल में यहाँ पर लगे हुए हैं उनकी जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट लगा के बैटरी से जोड़ देंगे, करंट उतना ही निकलेगा I। तो यहाँ पर अगर मुझे ओम्स लॉ लगाना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट लिख दूंगा, राइट। V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूँ, क्लियर है। अब यहाँ पे I का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट आ गया। तो यहाँ पे हम V अपॉन R इक्विवेलेंट रख दे रहे हैं। I1 हमारा यहाँ से निकाल लेते हैं, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। सो यहाँ पे ये V अपॉन R1, V अपॉन R2 और ये V अपॉन R3 आ गया, ठीक है। सो ये जो है V कट जाएगा यहाँ पे और बचेगा क्या, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट मीन्स फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट ये हो गया कि अगर आपके पास कई सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका 0, तो V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे हो गया। तो यहाँ पे अपने को अगर क्या करना है, इन तीन रजिस्टर की जगह एक रजिस्टर सिर्फ लगाना है R इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे फोर्थ पॉइंट के अंदर ही फर्स्ट पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपके पास दो ही सिर्फ रजिस्टर है और उनको आपने पैरेलल में जोड़ दिया, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, ऑब्वियसली पहला फॉर्मूला तो यही लगना है, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं निकालूँ इसको, सो इट विल कम आउट टू बी R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ गया। सो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, याद रखना है सीधे ये रिजल्ट जो हमने लिखा है ये याद रखना है कि अगर इस प्रकार से दो ही रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो वहाँ पे R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होने वाला है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, जैसे मान लो
ये R1 R2 की जगह हम सिर्फ RR ले लें, मतलब इक्वल रजिस्टर ले लें और इनको पैरेलल में लगा दें, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना होगा, बस यहाँ पे R रख दो, यहाँ पे R रख दो, यहाँ पे, तो R/2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट सीधे याद रखोगे R/2, मतलब अगर इक्वल रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने होने वाला है, R/2। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 10 ओम है और यहाँ पे हमारा 10 ओम है, ठीक है, और यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 ओम, हाफ हो जाएगा, राइट। तो दिस इज सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज, मान लो हमारे पास कई सारे रजिस्टर हैं, आर आर ऐसे, मान लिया 3 रजिस्टर है और 3 इक्वल रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो R/3 निकल के आएगा। ये मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/R, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ से, R/3। अच्छा, अगर मान लो ऐसे ही 4 रजिस्टर लगा दिया हमने, ऐसे ही हमने 4 रजिस्टर लगा दिए पैरेलल में, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट का, R/4, राइट। तो ये हमारा एक थोड़ा बहुत फोर्थ पॉइंट के अंदर कुछ याद रखने लायक पॉइंट्स हो गए, उनको हम याद रखेंगे। चलो और आगे देखो कुछ और पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सीखेंगे आगे चल के। So now we'll take some questions on combination of resistors. So first question लिखते हैं, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को पहले भी अटेम्प्ट किया, ठीक है। हमारे पास ये एक सर्किट है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक। अब देखिए इसमें हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि पहले क्वेश्चन अगर मैंने लिख दिया है तो आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करना है, और उसके बाद अगर आपका आंसर आ जाता है तो आंसर मैच कर लीजिए, और अगर नहीं आता है तो फिर जाके आप सोल्यूशन देख सकते हैं। एक केस में आप और सोल्यूशन देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो काफ़ी लेंदी है, हो सकता है हम कोई बेस्ट अल्टरनेटिव सोल्यूशन आपके सामने रख रहे हो, तो आप उस सोल्यूशन को भी देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वॉच करने की ज़रूरत ये है कि जो सर्किट में है ये और ये और ये 3 रजिस्टर सीरीज़ में है, तो आपको रिड्यूस कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सर्किट्स को, वो हम आगे आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स में समझते चलेंगे। तो सबसे पहले इन 3 को जो हमारे सीरीज़ में है इन 3 को हटा सकते हैं और इसकी जगह एक सिंगल रजिस्टर लगा सकते हैं। जैसे ये हमारा पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी, आर, रीड्रॉ कर रहे हैं, बार बार स्टेप वाइज स्टेप हम सर्किट को रिड्यूस करते जाएंगे। ये देखिए ये वाला और ये वाला तीनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास 3R हो जाएगा। नाउ दिस 3R एंड दिस R इज़ इन पैरेलल, सो एक और स्टेप में रिड्यूस करते हैं इसको, ठीक है। अब ये R और 3R पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर 2 रेजिस्टेंस है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सो R इंटू 3R अपॉन दोनों का सम विच इज़ 4R, सो यहाँ से बचेगा 3R/4, सो ये हो गया हमारा 3R/4 और इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों फिर से सीरीज़ में है, तो एक बार फिर से रिड्यूस करेंगे, सॉरी
इसको हटा देते हैं इसे। तो सीरीज में तो सिंपली ऐड हो जाएगा, तो 3r/4 और r ऐड होके 7r/, ठीक है, ये हो गया 7r/4। ठीक है, अब ये और ये वापस से पैरेलल में हो गए, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब दो रजिस्टर अगर पैरेलल में होंगे, फॉर्मूला हम सिंपल लगा देते हैं, अभी जो ऊपर लिखा है वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो सम इन लोगों का मतलब इसका और इसका कितना हो जाएगा, 11r/4। सो यहाँ से आ गया 7r/11। तो ए और बी के बीच में फाइनली जो रिड्यूस होके एक सिंगल रजिस्टर आया है, उसका रेजिस्टेंस है 7r/11। सो यहाँ पे जो आंसर होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B is 7r/11। ये हमारा आंसर है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होने वाली है व्हीट स्टोन ब्रिज करके। देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज को समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। तो व्हीट स्टोन ब्रिज एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, कुछ इस प्रकार से। ये आपको 5 रजिस्टर्स दिख गए हैं। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से जॉइंड है जैसे मैंने आपको दिखाया है। कुछ इसको समझ लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे देखिए, ए पॉइंट से एक R1 निकला, फिर ये एक R2 निकला। ठीक है, फिर ये बी पॉइंट से एक R3 निकला और R4 निकला। और ये जो R1 R3 का कॉमन पॉइंट है और R2 R4 का कॉमन पॉइंट है, इन दोनों कॉमन पॉइंट से हमने एक और रजिस्टर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन of resistors is called as Wheatstone ब्रिज। ठीक है, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट है, देखो, अगर इस वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस और इस वाले रजिस्टर के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब R1 इंटू R4 कर दूँ और R3 को R2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर बराबर आ गया, सो दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, समझिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है। ये सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन अगर इसी में कंडीशन लगा दें कि R1 इंटू R4 इज इक्वल्स टू R3 इंटू R2 हो गया है, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगी। और इसमें एक स्पेशल बात है, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, सपोज ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमने जो फिगर बनाया आपकी, वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर बना दिया। और इसमें स्पेशल बात तो आप जान गए होंगे, R1 इंटू R4 इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3 हो गया है। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि R5 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R5 विल बी जीरो। ठीक है,
तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस R5 के क्रॉस जीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि इस रजिस्टर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करने वाला है, ठीक है। और जब भी किसी सर्किट में किसी रजिस्टर से करंट फ्लो नहीं करता है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा R5 में, तो इसलिए हम इसको सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है R5 कैन बी रिमूव फ्रॉम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। निकाल दिया इसको। तो फोर्थ पॉइंट में जो सिंप्लीफाइड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे सामने आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये R3 है, ठीक है। इसको रब करके सही कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से आ गया। नाउ R1 और R3 तो सीरीज में हो गए, R2 और R4 भी सीरीज में हो गए। तो अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, सो आई विल गेट R1 प्लस R3, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा R2 प्लस R4 बी ए। अब ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर पैरेलल में हो गए, ठीक है। सो इनके लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आने वाला है वो निकाल लेते हैं R1 R2 विच इज R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R4 अपॉन दोनों का सम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फाइनली आएगा दैट विल बी R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ गए। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को किस प्रकार से हैंडल करना है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। जैसे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, ठीक है। यहाँ पे 10 ओम है। ऑब्वियसली व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर आपको दिखा, बट अभी कंफर्म नहीं है दैट दिस इज अ बैलेंस्ड और नॉट, बिकॉज वी विल चेक आउट दिस इनटू दिस विच इज 8 एंड दिस इनटू दिस विच विल बी 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। हमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट पार्ट बिटवीन ए एंड बी। चलो एक और पूछ लिया, फाइंड करंट थ्रू 10 ओम। ये भी पूछ लिया, ठीक है। क्योंकि बताया तो मैंने दोनों ही है, तो फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 ओम को रिमूव करेंगे तो आर इक्विवेलेंट का सीधे फॉर्मूला वी नो दैट है ना, क्या है। हम इसको और इसको ऐड करने वाले हैं विच इज 6, फिर इसको और इसको ऐड करेंगे विच इज 6, प्रोडक्ट कर देंगे अपॉन नीचे तो सबको ऐड कर देंगे तो इट विल कम आउट टू बी 12। सो आंसर हो गया 3 ओम, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है, यू नो कि बीच वाला ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, सो आंसर विल बी 0, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का स्पेशली। लेकिन जैसे मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है 2 ओम 4 ओम 4 ओम 2 ओम,
मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है, यहाँ पे 5 ओम ले लें, ये हमारा 5 ओम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज अ फीट स्टोन ब्रिज, दिस इज फीट स्टोन ब्रिज, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इट इज नॉट बैलेंस्ड फीट स्टोन ब्रिज। ये बेटा बैलेंस्ड फीट स्टोन ब्रिज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंटू ये 4 आएगा और ये इंटू ये 16 आएगा, सो इसलिए बैलेंस फीट स्टोन ब्रिज नहीं है। नाउ नाउ वी कांट रिमूव 5 ohm as potential difference across 5 ohm may not be 0। ठीक है, मतलब अब कंफर्म नहीं है कि 0 हो जाएगा, कुछ हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा इक्वेशंस का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो एक काफ़ी टाइम जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में इस टाइप की जब हम प्रॉब्लम्स को कंसिडर करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये लोग ये सारी कुछ चीज़ें हम वहाँ पर कवर करेंगे। बाकी अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर जाके डाउट्स पूछिए, तो फिर मैं वहाँ पे जल्दी से जल्दी आपका डाउट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी अगर कोई आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, या कोई बैकग्राउंड वाइज दिक्कत हो रही है, आपको सजेस्ट करना चाहते हो कि सर ऐसे करिए, ये ज़्यादा बेटर या इफ़िशियंट वे है पढ़ाने का, तो डेफिनेटली आप आपका सजेशन बहुत बहुत वेलकम है मेरे लिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। वॉइस की क्लैरिटी, डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम, तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप जाइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर अपना सजेशन प्रस्तुत करिए, फिर हम आपको उसी सजेशन के हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।